ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शनों को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका ने कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी भी कर ली थी, वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने को तैयार था, लेकिन अंत समय में सैन्य तनातनी कम हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भी काम आया। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि कैसे अंत समय में ईरान पर हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा टला, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। ईरान में सत्ता विरोधी प्रदर्शन के बीच जंग का खतरा फिलहाल टलता दिख रहा है, क्योंकि लगातार धमकी के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान में हत्याएं रुकने का दावा कर तनाव कम करने की कोशिश की। ट्रंप के बयान को ईरानी विदेश मंत्री के उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की योजना से इनकार किया गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए इरफान सुल्तानी समेत अन्य लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने को लेकर आ रही रिपोर्ट का सरकार ने खंडन किया है। ईरानी न्यायपालिका ने साफ किया है कि इरफान को न तो फांसी दी गई है और न ही आगे ऐसा कोई इरादा है। अगर उसके खिलाफ आरोप साबित भी हो जाते हैं तो इस मामले में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। अरागची के मुताबिक तेहरान के हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं। प्रदर्शन के लिए ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को इजराइल ने हथियार मुहैया कराए जो सैकड़ों की मौत की वजह बने। दरअसल अलग अलग मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि 28 दिसंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में अब तक हजारों लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी मृतकों की संख्या 2000 से 5000 के बीच बताई है। एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी नरमी बरतने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को समय रहते सुन लिया जाता तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। संभावित सैन्य कार्रवाई की चिंताओं के बीच ईरान ने 5 घंटे बाद अपना एयर स्पेस फिर से खोल दिया। हालांकि इस दौरान कई एयरलाइन कंपनियों को कुछ फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी या फिर उनका रूट बदलना पड़ा। ईरान ने हवाई हमले की आशंका के बीच एयर स्पेस को ऐसे समय बंद किया जब अमेरिका ने कतार स्थित अपने एयरबेस से कुछ कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमले की स्थिति में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तेहरान में बदलते घटनाक्रम के बीच फिलहाल सत्ता परिवर्तन की संभावना नहीं है, लेकिन अगर विरोध प्रदर्शन की वजह से खामनेई को सत्ता से बाहर होना पड़ता है तो देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि तेहरान के पास विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, और ऐसे में अगर सख्ती कर मौजूदा प्रदर्शन को दबा दिया जाता है तो भविष्य में फिर से विरोध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि लंबे समय से प्रतिबंध और जंग का सामना कर रहे ईरान की आर्थिक स्थिति न सिर्फ बदहाल है बल्कि महंगाई जैसी चुनौती से निपटने के लिए स्पष्ट नीति का अभाव है। देश में बिखरे विपक्ष के बीच हालांकि तेहरान में कुछ तबकों का नेतृत्व करने का दावा शाह वंश के राजकुमार रेजा पहलवी कर रहे हैं, जिन्हें अमेरिका भी पसंद करता है, लेकिन माना जाता है कि ईरान में उनका समर्थन एक खास तबके तक ही सीमित है। और ईरान मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी और सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट पिछले 2-3 दिन से हम दिखा रहे हैं। किसी भी पक्ष के एजेंडे से हमारी रिपोर्ट प्रभावित नहीं होती है। वर्तमान में जो स्थिति है, क्या कुछ आपका विश्लेषण है इसको लेकर के? चंद्रशेखर जी, एक तरह से जो स्थिति एक पीक पे पहुंची थी, अब वो रिवर्स साइकिल शुरू हो गया, डिसेलरेट कर रही हैं टेंशन्स। तो अगर उसको हम उसका विश्लेषण करें तो जो रेजीम चेंज की बात हो रही है, मुझे लगता है वो अब रेजीम चेंज की बात नहीं हो रही। वो एक तरह से वो पॉसिबिलिटी जो है अब ना के बराबर है जी। वो क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो विरोध अंदर हो रहे हैं उनमें भी अभी पहले से ज़्यादा कम हुए हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है एक्सटर्नल फैक्टर है। क्योंकि अगर रेजीम चेंज होती तो उसके पीछे अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, इजरायली इन्वॉल्वमेंट और इंटरनल जो डोमेस्टिक देखा जा रहा है ईरान के अंदर, वहाँ पर दरारें पड़ी होती सिस्टम के अंदर। तो वो तीनों अगर एंगल देखें तो उनमें से कोई भी एंगल इस वक्त काम नहीं कर रहा। वेस्ट की तरफ से जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, उससे लगता है कि हालांकि आपने अपना बेड़ा जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ एशिया पैसिफिक से लेके आ रहे हैं, लेकिन वो एक सिंबॉलिक है, वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। अतुल जी, यहीं पर आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा। चाहे हम ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान देखें जिसमें उन्होंने कहा कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, हमने समय रहते लोगों को नहीं सुना, इसलिए ये हालत हो गई,
और उसके अलावा जो कल वहाँ की जुडिशरी का बयान आया है कि हम किसी को फांसी पर नहीं लटका रहे हैं और नहीं ये ऐसा मामला है कि इसमें फांसी की सजा दी जाने वाली है, क्या लगता है आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का दबाव कहीं ना कहीं काम आया है वहाँ पर? देखिए चंद्रशेखर जी, दो फैक्टर्स हैं। एक तो है कि पावर इक्वेशंस। हमने ये देख लिया कि जितने मर्जी प्रोटेस्ट हुए उसके ऊपर एक तरह से जो हुकूमत है ईरान की उसने काबू पा लिया था। जी। ग्राउंड रियलिटी है। अब बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे को कुछ तो अपनी जनता के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो नरमी जो है वो अमेरिका के काम आएगी कि भाई हम फांसी नहीं देंगे, हम जो है हम हमसे गलतियां हुई हैं, ये सारा कुछ जो अब डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री कर सकते हैं कि भाई मेरे दबाव से ही ये मैं बदलाव ला सका हूँ ईरान के अंदर। तो एक तरह से विक्ट्री देना ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये पोस्चरिंग है और एक विन विन है। ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि इनके अंदर भी, ईरान के अंदर जो कह रहे हैं कि कुछ जो इनसे गलतियां हुई हैं उनको सुधारें, वो अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए विक्ट्री है कि भी मैंने दबाव डाला तो रेजीम बिहेवियर चेंज किया। रेजीम चेंज तो नहीं कर सका लेकिन रेजीम बिहेवियर में मैंने चेंज कर दिया, तो एक तरह से वो भी विक्ट्री क्या कहा जा सकता है। अतुल जी, तो जो एक तरह से विन विन है ये। जी जी अतुल जी, जो ईरान की सत्ता है जो अभी खामनेई के नेतृत्व में वहां पर है, इनको कितना इससे सबक लेने की जरूरत है? और अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की कितनी जरूरत है इस मोमेंट पर? देखिए, सबक लेना ज़रूरी है कि आप अपने लोगों की बात सुने, लेकिन इसके पीछे एक कठोर रियलिटी ये है कि अगर ईरान की ये स्थिति बनी है, खासकर के आर्थिक स्थिति इतनी इतनी बेहाल हुई है, इसके पीछे इकोनॉमिक सैंक्शंस जो लगी हैं पूरी तरह से एक स्ट्रैंगल होल्ड कर दिया है। ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता। बाकी देशों को कहा जा रहा है कि आप अगर खरीदोगे तो 25% आपके ऊपर टैरिफ लगेगी। तो एक तरह से जो आर्थिक स्थिति हुई है उसका मूल कारण कहाँ आता है? ईरान में कुछ हद तक आता ही है, लेकिन एक्सटर्नल पावर्स जिन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की थी और न्यूक्लियर डील के तहत सैंक्शंस लिफ्ट हो रही थी, वो न्यूक्लियर डील से बाहर हुए हैं। ईरान तो वहीं का वहीं रहा, लेकिन जो बाहर के देश हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप 2018 में अमेरिका उससे बाहर हो गया। जी। दूसरी बात ये भी की गई कि जो ईरान की एनरिचमेंट है, न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो अगर आप एनपीटी के मेंबर हो तो आप उसको एनरिच कर सकते हो सिविलियन पर्पसेस के लिए। लेकिन अब जो कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से और ईरान के और अमेरिका की तरफ से कि 0% एनरिचमेंट, मतलब एनपीटी के बिल्कुल खिलाफ। तो एक तरह से जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई है उसका श्रेय जाता है हुकूमत के ऊपर जो ईरान की है, लेकिन बहुत सारा श्रेय जाता है जिस तरह से एक्सटर्नल पावर्स ने ईरान के साथ बर्ताव किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को आने वाले दिनों में बातचीत करनी चाहिए, तभी इससे वो बाहर निकल पाएंगे। अतुल जी, एक और खबर है उस पर अभी हम